नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट क्लास में हमने सारणिक और मैट्रिक्स की डीपीपी नंबर 1 को सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूं आपको डीपीपी नंबर 2 की पीडीएफ मिल गई होगी, आपने उनको सॉल्व किया होगा। और अगर कुछ डाउट है तो आज उसे हम आज की वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो बोलता है कि एक सारणिक आपके पास दी हुई है और इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इस सारणिक का मान आप निकाल सकते हो आसानी से, इसमें सच कुछ है नहीं है। आप अगर इसको जीरो करोगे, यहाँ से इस कॉलम दोनों एक 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 का मान अगर आप जीरो कर दोगे तो इस सारणिक का मान आप निकाल पाओगे। पर इससे बेटर एक ऑप्शन है जो हमें करना चाहिए और नॉर्मली विद्यार्थी उसको फॉलो करते हैं। वो ये है कि एक चक्रीय क्रम की सारणिक करके हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, चक्रीय क्रम सारणिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि करीब 3 या 4 तरह की सारणिक ऐसी हैं जिनमें जो उनके एलिमेंट है वो आपस में इधर से उधर घूमते हैं, जैसे ए से बी, बी से सी, फिर बी से सी, सी से ए, फिर सी से बी, बी से सी, इस तरह से। और बेटर ये है कि हम उन सारणिक के रिजल्ट थोड़ा सा अगर याद रख पाए तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा। केवल 3 या 4 रिजल्ट हैं, कुछ इस तरह से होते हैं कि 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक मैट्रिक्स आपकी ये है, एक 1 1 1, इसको आप ले सकते हो ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। एक है आपकी 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, 3 सारणिक आपकी ये हो गई हैं, और एक सारणिक अगर चाहो तो आप इसको ले सकते हो, आपका ए बी सी, बी सी ए, सी बी ए। इनको हम चक्रीय क्रम की सारणिक बोलते हैं, और इनके जो रिजल्ट है, इनके जो मान है वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर आते हैं। अगर हम इन रिजल्ट्स को एक बार ध्यान से देख लेंगे तो हमें वो याद रह पाएंगे। और ये जो आपकी सारणिक है, कई सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे कैसे ही काम आती है। मतलब जब आप सारणिक को सॉल्व करने लगोगे तो कुछ इस तरह का रूप आपको मिल जाएगा, और इस तरह के रूप से आप डायरेक्ट फिर आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दे पाओगे। तो देखो, इसका जो आंसर होता है वो होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो जिस चक्रीय क्रम में इसके एलिमेंट दिए हुए हैं उसी तरह से इनका माइनस होता है। अगर इनको आप यूं ले लोगे, आप इस तरह से मानो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, तो क्या हुआ, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, इसलिए हम इनको चक्रीय क्रम के सारणिक बोलते हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ए बी सी के एक एक्स्ट्रा बार आ गया है, एक्स्ट्रा बार आ गया है तो इनको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे वही ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए आ गया आपका। और इसमें क्या डिफरेंस है, एक ए बी सी यहाँ पे ज्यादा आया है, एक ए बी सी यहाँ पे ज्यादा आया है, तो इनको एक बार गुणा कर दो, ए बी बी सी सी ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, अगर इनको सॉल्व करोगे आप सॉल्व कर पाओगे, पर हल्का सा आपको हल्का सा लेंदी स्टेप है, और सॉल्व करने के बाद यही आंसर मिलेगा। इनके आंसर भी चक्रीय क्रम को फॉलो करते हैं। जैसे ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये तो सब समझ ही चुके हो आप, ए माइनस बी माइनस सी, ये भी इस तरह से होगा, ए को बी से गुणा करो, बी को सी से गुणा करो, सी को ए से गुणा करो। ठीक है, तो ये 3 है आपके, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने को याद रहेंगे तो आप क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाओगे, और अगर याद नहीं रहेंगे तो एग्जाम में हमको निकालना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स आपकी ये, एक सारणिक आपकी ये वाली है, इसका मान भी आप देख लो, ए बी सी, बी सी ए, सी बी ए। ठीक है, इसका मान कुछ इस तरह से आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। और ये मान आप
आपके एनसीईआरटी के शायद विविध प्रश्नावली में या किसी ना किसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे आप निकाल के आ चुके हो। पर ये जो मान है ना, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। याद आया? कुछ ऐसा फॉर्मूला आपने बहुपद में शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, एग्जैक्टली बहुपद वाले एक्सरसाइज में ये वाला। और अगर आप इस चीज को और इस चीज को कंपेयर करोगे तो मोटा मोटा ये सेम ही है। यही रिजल्ट आपको इस मैट्रिक्स से निकल के, इस सारणिक से निकल के आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। और इसी फॉर्मूले का ये एक रूप और भी हुआ करता था। ये क्वेश्चन भी आपने क्लास 9th में सॉल्व किया होगा। ये वाला इक्वेशन, ये वाला रूप, ये वाला रूप, ये वाला रूप, ये सब एक ही है। अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग तरह से काम आ सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि इस सारणिक के अंदर ए बी सी तीनों धनात्मक संख्याएं हैं तो इसका मान सदैव ऋणात्मक होगा। अगर आप याद कर पाओगे, ऐसा क्वेश्चन आपका होगा कि इस सारणिक में ए बी सी अगर तीनों धनात्मक संख्याएं हैं तो इस सारणिक का मान सदैव ऋणात्मक होगा। और उसके लिए हमने क्या किया था, इसको सॉल्व किया था तो कुछ इस तरह का फिगर हमने निकाल के लेके आए थे। -1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। कुछ इस तरह का रिजल्ट हमने वहां पे निकाला था। ए बी सी तीनों धनात्मक हैं तो a प्लस बी प्लस सी का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। यह स्क्वायर है, यह भी धनात्मक होगा, यह भी धनात्मक होगा, यह भी धनात्मक होगा। मतलब यहां से लेके यहां तक का ये पूरा टर्म धनात्मक है। और बाहर अगर ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मान हमें हमेशा ऋणात्मक होगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं हमको, हम सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं। और ये रिजल्ट साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसलिए हम इनको साइक्लिक क्रम की, चक्रीय क्रम की सारणिक बोलते हैं। एक बार आप देख लीजिए, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा तो उसको चक्रीय क्रम में माइनस कर दो, मतलब ए में से बी को, बी में से सी को, सी में से ए को कर दो। अगर ए बी सी एक इसमें बढ़ गया है तो ए प्लस बी प्लस सी इसमें जोड़ दो। अगर ए बी सी इधर भी बढ़ा है, ए बी सी इधर भी बढ़ा है तो आपस में चक्रीय क्रम में गुणा करके भी जोड़ दो। ए बी बी सी सी ए को भी गुणा करके जोड़ दो और ये इसका अंतर तो निकलना ही निकलना है। और अगर केवल सिंगल टर्म लिखी हुई है ए बी सी ए सी बी ए तो आपका आंसर निकलेगा माइनस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका ये वाला, जिसका मान यह भी हो सकता है, माइनस में यह भी हो सकता है और माइनस में यह भी हो सकता है। वो तीनों एक ही बात है। करेक्ट। अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि एक सारणिक आपको दी हुई है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। करेक्ट है। इसका मान हमको निकालना है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ाया था उसमें कौन सा वाला आपको लग रहा है? एक चीज हमने यह पढ़ी थी 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसमें ए बी सी एक बार बढ़ गया है तो इनको एक बार जोड़ दो और a माइनस बी माइनस सी माइनस ए को ऐसे कैसे ही लिख दो। करेक्ट। और अगर किसी सारणिक का आप ट्रांसपोज करते हो तो उसका मान बराबर होता है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ए ठीक है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स क्या, सारणिक ए और सारणिक ए का ट्रांसपोज बराबर होते हैं। ये आपकी सारणिक की प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। तो इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर और इसका मान इसके बराबर है। ऑप्शन देखो आपका a प्लस बी प्लस सी, ये वाला। ठीक है। अदरवाइज अगर इसको आपको सॉल्व करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। पहले इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, ए माइनस बी, इनको इसमें से कॉमन लोगे
फिर उसका क्या कहते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे, उसके बाद आपको आंसर ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी सेम आपका उसी कंसेप्ट से है जो हमने अभी पढ़ा था, कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में कोई सारणिक दी हुई है ए बी सी बी सी ए सी बी ए, तो इसका मान होता है ऋणात्मक में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, और यही बराबर होता है आपके माइनस ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या माइनस का 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये तीनों के तीनों एक ही बात है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इसका मान निकालना है। किस फॉर्म में दिया गया है? पहले वाले फॉर्म में दिया गया है। तो माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब प्लस का 3ABC, प्लस का 3ABC माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे अगर आपको रिजल्ट याद है, और अगर रिजल्ट याद नहीं है आप इस मैट्रिक्स को खोलने जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर ये भी पसंद नहीं आता हो आपको, तो आप वैल्यू पुट कर देना, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, जो भी आपको वैल्यू फेवरेट हो वो पुट कर देना। उससे इस सारणिक का मान निकाल लेना, उस सारणिक से इन ऑप्शंस का मान निकाल लेना, आपस में एक दूसरे को मैच कर लेना। अगर आपके ऑप्शंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर अगर स्टैंडर्ड सारणिक आपकी है तो आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए सारणिक के चैप्टर में, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना और ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान हमको निकालना है, ठीक है। एक चीज हमने पढ़ी है कि जब मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान निकालने जाता हूं, एक बात हमको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। क्या पता है? मैट्रिक्स के अंदर गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। तो अगर इस फॉर्मूले को आप सीधा ऐसे खोल दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, मैट्रिक्स का गुणन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आपको उस क्रम को बदल नहीं सकते, तो गुणा करके ही देखना पड़ेगा। मतलब ए को ए से करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए को बी से करोगे बी ए आएगा, बी को ए से करोगे ए बी आएगा, और बी को बी से करोगे बी स्क्वायर आएगा। जो मैं बोलना चाह रहा था वो यह बोलना चाह रहा था कि 2AB को आप BA प्लस AB के बराबर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैट्रिक्स के गुणन में AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। मतलब मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, इसलिए यह फॉर्मूला ऐसे ही खुलेगा। ये कर दोगे तो आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। तो क्या निकला अपने पास? अपने पास निकल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान निकलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों निकला? क्योंकि जब दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो वो क्रम विनिमय नहीं होते, इसलिए ए बी बराबर बी ए नहीं होगा, तो दोनों को जोड़ के दो नहीं बनेगा। ये था आपका कंसेप्ट नंबर 1। अब देखो आप, ए का मान ये दिया हुआ है, बी का मान ये दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको निकालना है। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है। और अगर आप क्वेश्चंस में देखोगे ऑप्शंस में, तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले दिया हुआ है, केवल और केवल झगड़ा ए बी और बी ए का है, ठीक है। ऑप्शन देख के हम पहचान सकते हैं ना, केवल और केवल झगड़ा ए बी और बी ए का है, यही हम पहचान सकते हैं। तो अगर मैं ए बी और बी ए का मान निकाल दूं तो शायद मैं क्वेश्चन को हल कर पाऊंगा। ये आपका ए है और बी का मान कितना है? 0 माइनस का आयोटा आयोटा 0, हल करो, 0 1 आयोटा आ गया है तो आपका
ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया आपका, जीरो, ये भी जीरो हो गया आपका, ये माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, ए बी का मान ही आ गया। और अगर मैं बी ए का मान भी निकालूं, बी का मान कितना है, ये बी हो गया, ए हो गया, दोनों को गुणा करो, जीरो माइनस आयोटा, जीरो जीरो, जीरो जीरो और आयोटा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस आयोटा, जीरो जीरो माइनस आयोटा हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, इसमें से माइनस बाहर लिया, ये आ जाएगा, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, ए बी बराबर माइनस बी ए है, इसका मतलब ए बी प्लस बी ए का मान जीरो के बराबर है। अगर ए बी और बी ए का मान जीरो के बराबर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट आपके काम करेंगे। कंसेप्ट नंबर वन, मैट्रिक्स का अगर आपको होल स्क्वायर खोलना, आप सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से खुलेगा, ऑप्शंस देखोगे तो समझ में आएगा कि ए बी और बी ए का ही झगड़ा है। अगर आप ए बी बी ए को डिसाइड कर दोगे, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर दोनों में नेगेटिव आएंगे तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और आपका अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये आपका जीरो हो जाएगा। करेक्ट है, तो आप ऑप्शन नंबर इसमें आ जाओगे। जब हमने ए बी और बी ए का मान निकाला, ए बी और बी ए का मान निकाला, तो ए बी बराबर माइनस बी आया, मतलब ए बी प्लस बी ए का मान जीरो के बराबर है। तो ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो गई, आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। गलती करने के चांसेस यहां पर हैं, अगर आप इस फॉर्मूले को गलत खोल दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेम नेचर का है, एक बार ट्राई करो। जो आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वही नेचर है। क्या बोला गया है हमको कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यही बोला गया है। हम क्या जानते हैं, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसका मान किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस बी ए का मान जीरो है। यही मतलब हुआ कि ए बी प्लस बी ए का मान जीरो है। अब आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स बी दी हुई है, ए बी और बी ए का मान आप जीरो कर दो, या फिर आप इसको यह भी बोल सकते हो कि ए बी बराबर माइनस बी ए। अगर आपको इस तरह से कर दोगे तो आपको एक संबंध मिलेगा, उस संबंध को जब हल करोगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा। क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया ए, वन माइनस वन, दो माइनस वन। बी हो गया आपका ए वन बी माइनस वन। दोनों को सॉल्व करो, ए माइनस बी, इधर जाओ, वन प्लस वन टू, टू ए माइनस बी, टू ए प्लस वन थ्री। ये आपके पास क्या आ गया, ये आया ए बी का मान। ठीक है, ये अगर ए बी का मान आया तो बी ए का मान क्या है, बी ए आपकी ए वन बी माइनस वन, और ए का मान क्या है, वन माइनस वन, टू और माइनस वन। दोनों को सॉल्व कर लो, ए प्लस टू माइनस ए माइनस वन। ठीक है, ये आपका माइनस ए हो गया, ये आपका माइनस वन हो गया, ये बी माइनस टू हो गया, ये आपका माइनस बी प्लस वन हो गया। और हमारा संबंध क्या बोलता है कि ए बी बराबर माइनस बी ए है, तो उनको बराबर भी कर दो। ए बी का मान क्या है, ए माइनस बी,
टू, 2a माइनस बी 3, ये किसके बराबर है, उसके माइनस के बराबर, तो माइनस से गुणा भी कर दो, -a - 2, a+1 -b+2, और ये आपका b-1 आ गया। क्लियर है यहां तक? एक दूसरे को कंपेयर करो, a+1 का मान 2 के बराबर है, a+1 = 2 है, मतलब a का मान तो आ गया 1, a का मान 1 आ गया, एक ही ऑप्शन है, यही सही होगा फिर तो। आगे भी सॉल्व कर लो, और b-1 का मान है 3, मतलब b का मान क्या होगा 4, तो a बराबर 1 और b बराबर -4 होगा। ये आपका आंसर है। कंसेप्ट आपका क्या काम करेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, इसका होल स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये मान आपका 0 होगा। इस मान को 0 होने से ये कंसेप्ट हमारा काम करेगा। इस मान को 0 करोगे, ए बी और बी को गुणा करोगे, आपस में बराबर रखोगे, तो ए और बी में एक संबंध प्राप्त होगा। उस संबंध को जब हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है और आपका मन है कि पहले ए और बी को जोड़ो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर ए का स्क्वायर करो, फिर बी का स्क्वायर करो, उन दोनों को जोड़ो, एक समीकरण बनाओ, उससे हल निकालो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझे? ए प्लस बी को पहले जोड़ दिया, उसका आपने स्क्वायर कर दिया, दोनों को आपस में गुणा कर दिया, ए को अपने आप से गुणा कर दिया, बी को अपने आप से गुणा कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वल करके एक संबंध ले आए, उस संबंध में एक, जब दोनों को आप इक्वल करोगे तो कोई ना कोई संबंध आपको ए और बी में मिलेंगे, उन समीकरण को लेके आप ए और बी के मान निकाल लेना, पर उसमें हल्का सा टाइम आपका इसके कंपेरेटिवली ज्यादा लग सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन शायद आपका विविध प्रश्नावली में आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन हम विविध प्रश्नावली में कर चुके हैं आपके मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। क्या बोलता है? ए का मान क्या है? 1101, और हमको किसका मान निकालना है? ए की घात एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर का मान निकालता हूं। क्या निकलेगा ये मान? ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया 1, मतलब 1 2 गुना 1 0 1, करेक्ट। ए क्यूब भी निकाल लेता हूं। ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर डॉट ए, इसका मान क्या होगा? 1201 को किससे गुणा करना है? 1101 से। सॉल्व करो। 1 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? जब मैं ए का स्क्वायर करूंगा तो वहां पर 2 आ रहा है, जब मैं ए का क्यूब कर रहा हूं यहाँ पे 3 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं ए की घात एन तक इसको हल करूंगा तो क्या आएगा? 1। ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन नंबर 1 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ए स्क्वायर करना है, ए क्यूब करना है, ए क्यूब करते ही आपको एक पैटर्न नजर आएगा, उस पैटर्न के भी पे आप बोल सकते हो कि ए की घात एन का मान क्या होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है, देखिए ए का मान आपको दिया हुआ है, ए की घात 4 का मान आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, कुछ कुछ यहाँ पे एक ही जगह 1 था। इसको सॉल्व करते हैं। ए का मान क्या दिया हुआ है? 1a01, और ए स्क्वायर मेरे को करना है 1a01। अगर इसको सॉल्व करने में गया, a1 आ गया, a प्लस ए 2a आ गया, ये 0 आ गया, ये आपका 1 आ गया, मतलब ए स्क्वायर का जो मान है उस पर 2 आ रहा है, तो ए की घात 4 पे क्या आएगा? 4 आ जाएगा। करेक्ट है। फिर भी आपको सॉल्व करना है, आप कर लो। ये 1 आएगा, ये 3a आ गया, ये 0 हो गया,
ये आपका 1 हो गया। ये आपका ए क्यूब है, ये ए स्क्वायर है, ए की घात 4 आ जाएगा। चार ए हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी का मतलब मिलता जुलता रूप है। आप ए स्क्वायर का मान निकालोगे, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, ए क्यूब निकालोगे, पैटर्न समझ में आ जाएगा, और आप आंसर को टिक कर पाओगे। 21वां क्वेश्चन देखो और एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सेम वही पैटर्न है जो अभी हमने किया है। देखिए, ए का मान क्या लिखा हुआ है? 0 आयोटा माइनस आयोटा 0। ठीक है, यही मान लिखा हुआ है। अगर मैंने ए स्क्वायर किया, क्या मिलेगा मुझे? 0 आयोटा माइनस आयोटा 0। इसको गुना कर दिया 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 से। गुणा करके देखो, 0 माइनस आयोटा स्क्वायर, 0 0, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो इसका मान निकलेगा 1001। करेक्ट। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। इसका मान निकलेगा 1001। मतलब ए स्क्वायर जो है एक आपकी यूनिट मैट्रिक्स है, एक तत्समक आपकी आव्यूह है। ये हमको निकल गया। मान किसका निकालना है? ए की घात 40 का। ऐसा लिखने में कुछ तकलीफ है? ऐसा लिखने में कुछ तकलीफ है? ऐसा लिख सकता हूं मैं? ए की घात 40 को मैं ए का स्क्वायर की घात 20 लिख सकता हूं। ठीक है, सिंपल आपका घातांक का नियम काम कर रहा है। इसको करते क्या हुआ? ए स्क्वायर का मान किसके? आई के बराबर है, तो आई की घात 20 हो जाएगा। और यूनिट मैट्रिक्स को आप कितनी ही बार खुद से गुणा कर लो, हमेशा उसका मान एक यूनिट मैट्रिक्स ही आता है। इसका मतलब क्या है? तत्समक मैट्रिक्स को अगर आप खुद के साथ वापस गुणा करोगे तो आपको वापस तत्समक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। क्या किया मैंने? ये तो 1 आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। समझे? आई को कितनी बार आई से गुणा कर लो, आपको मान 0 ही होगा। तो जब आई को 20 बार गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आई ही मिलेगा। एक बार ऑप्शन चेक करो। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, आई। क्लियर? कोई दिक्कत? सिंपल सा काम है, ए स्क्वायर करते ही आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है, और यूनिट मैट्रिक्स को आप कितनी ही बार गुना कर लो वापस आपको यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। ये भी सेम उसी भी आपका क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। और शायद ऐसा क्वेश्चन हमने कुछ कुछ मिलता जुलता आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो सिंबल है ना, यह सिंबल भी मैट्रिक्स का होता है, और यह सिंबल भी मैट्रिक्स का होता है। कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होता है, कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होता है। दोनों के दोनों आपकी मैट्रिक्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है। m का मान दिया हुआ है आपको 1 1 1 1 1 1 1 1। इसको खुद से गुना कर दो। क्या मिलेगा? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मतलब क्या हुआ? अगर मैं m स्क्वायर करता हूं मुझे 3m मिलता है।
ठीक है, मैं एम स्क्वायर करता हूं, मुझे क्या मिलता है, 3m मिलता है। अगर मैं एम क्यूब करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इसके साथ में फिर मैं एक बार क्या कहते हैं, आई के साथ आई को, मतलब ये एम के साथ एम को करूंगा तो एक 3 और निकल जाएगा, तो मुझे मिलेगा 3 स्क्वायर m। समझ पाए नहीं समझ पाए? जब मैंने m को m से गुना किया मुझे एक 3 बाहर आ गया। अगली बार जब मैं m को m से फिर गुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक m और m क्यूब का मतलब क्या हुआ, m क्यूब का मतलब हुआ 3m+m। m क्यूब का मतलब हुआ m स्क्वायर को गुणा करो m के साथ। m स्क्वायर का मान क्या है, 3m गुना m, मतलब 3 तो आ गया m गुना m। m जब जब हम m से गुणा करने जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, 3m मिल रहा है, मतलब 3 स्क्वायर m आपको मिलेगा। क्लियर है? जब एक बार और मैं m से गुना करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और जब मैं m को 50 बार गुना कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या किया मैंने, जब मैं m को 50 बार गुना कर दूंगा आपका तो मुझे क्या मिलेगा, 3 की घात 50 - 1 m, मतलब 3 की घात 49m। देख लो एक बार, m को जब एक बार m से गुना किया तो 3 बार आ गया, m क्यूब में मैं m स्क्वायर को m से गुना करूंगा तो एक 3 तो आ गया, m डॉट m m स्क्वायर हो गया, फिर आपका 3m मिल जाएगा तो 3 की घात 2 निकल जाएगी। जब 4 बार करूंगा तो 3 की घात 3 आ जाएगी। ऐसे ही जब 50 बार करूंगा तो 3 की घात 49 आ जाएगी। क्लियर? जब 50 बार करूंगा तो 3 की घात 49 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक नया टर्म आपके सामने आया, शून्य भावी आव्यूह, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स वो होती है कि हमसे पूछा गया है शून्य भावी आव्यूह की कोटि क्या होगी। इसका मतलब ये होता है वो मैट्रिक्स शून्य भावी मैट्रिक्स कहलाती है जब उसको हम खुद से ही गुना करते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स ए है, जब मैं इसको खुद से ही गुना कर रहा हूं, मतलब ए स्क्वायर निकाल रहा हूं, ए क्यूब निकाल रहा हूं, A4 निकाल रहा हूं, तो एक स्टेप ऐसा आता है कि जब इसका मान 0 हो जाता है। ध्यान से सुनो दोबारा, अगर मैंने खुद मैट्रिक्स को खुद से ही गुना किया, जब मैंने ए को ए से गुना किया मुझे ए स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर से ए को गुना किया ए क्यूब मिलेगा, ए क्यूब से ए को गुना किया ए की घात 4 मिलेगा, ऐसे करते करते मैं ए की घात P तक पहुंच जाऊंगा। शून्य भावी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसको खुद से गुना करते करते एक स्टेप ऐसी आती है जब उस मैट्रिक्स का मान 0 हो जाता है। इसलिए हम उसे शून्य भावी मैट्रिक्स बोलते हैं कि वो 0 की तरफ बढ़ रही है और एक कदम पे जाके 0 हो जाएगी। जिस जगह इसका मान 0 होता है वो इसकी घात होती है, इसको हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? शून्यवादी आव्यूह की कोटि। ठीक है, मैट्रिक्स को खुद से गुना करते करते एक स्टेप ऐसी आएगी जब मैट्रिक्स का मान 0 आ जाएगा। जब मैट्रिक्स का मान 0 आया है उस वक्त मैट्रिक्स की जो घात है उसको हम शून्यवादी मैट्रिक्स की कोटि बोलते हैं। पर इसमें एक थ्योरम और होती है कि हमेशा जो पी का मान है, हमेशा जो आपका पी का मान है वो उस मैट्रिक्स की कोटि से कम होता है। मतलब शून्यवादी मैट्रिक्स की कोटि जो है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम होती है। तो हमेशा जैसे 3 बाई 3 की अगर मैट्रिक्स दी हुई है तो पी का मान सदैव और सदैव 3 से छोटा होगा। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी है, इस क्वेश्चन में आपके काम नहीं आएगी पर एक प्रॉपर्टी है जो यह बोलती है कि शून्यवादी मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इतने बार गुना कर दोगे, अगर उसका मान 0 आ गया तो ठीक है, आगे आप जितने भी बार गुना करते जाना फिर उसका मान 0 नहीं आएगा। पर इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको सिर्फ इतना सा देखना है कि इसको कितनी बार गुना करने पर इसका मान 0 आ जाता है। जितनी बार गुना करने पर 0 आ गया वही इसकी कोटि कहलाएगी।
1 प्लस का 3 माइनस का 4 जीरो, माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 12 प्लस का 12 जीरो, माइनस का 4 माइनस का 12 माइनस का 16 और प्लस का 16 जीरो, -1 प्लस 3 माइनस 4 और प्लस का 4 जीरो, प्लस का 3 प्लस का 9 12 9 4 12 जीरो, माइनस का 4 माइनस का 12 माइनस का 16 प्लस का 16 जीरो। तीसरा देखो आप, 3 4 जीरो। अगला देखो, -3 -9 -12 प्लस 12 जीरो। अगला देखो, 3 4 12 16 जीरो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स को 2 बार गुना करने पर इसका मान 0 आ गया है, तो इसकी जो कोटि होगी शून्यवादी मैट्रिक्स की कोटि वो 2 होगी। समझ पाए? सिंपल सी बात है, अगर किसी मैट्रिक्स में शून्यवादी मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जब उस मैट्रिक्स को खुद से गुना करने पर एक स्टेप ऐसी आती है कि मैट्रिक्स का मान 0 चला जाता है। जब मैट्रिक्स का मान 0 आया है तब तक उस मैट्रिक्स को कितनी बार गुना किया या उस मैट्रिक्स की कितनी घात है उसको हम उस मैट्रिक्स की कोटि बोलते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, जब हमने इसको 2 बार गुना किया, इसका मान 0 आ गया है, तो मैट्रिक्स की कोटि 2 होगी। आगे बढ़ के देखते हैं, चलिए। ये किसी मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना, व्युत्क्रम। किस तरह से निकाला जाता था व्युत्क्रम? व्युत्क्रम हम निकालते थे, ए इनवर्स का मान होता था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, ए की सारणिक का मान। तो ए की सारणिक का मान कितना आ रहा है आपके पास, निकालो। आईटा स्क्वायर अपॉन 2 -0, मतलब माइनस का 1/2। क्यों? क्योंकि आईटा स्क्वायर का मान -1 होता है। ठीक है, क्लियर? अब एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालना है, और आप ये जानते हो कि 2/2 का जो एडजॉइंट होता है उसका मान हम कैसे निकालते हैं? इनको आपस में चेंज कर दो, इसको i/2 कर दो और इसको i कर दो, इन दोनों के आपस में साइन चेंज कर दो, पर 0 है तो साइन एक ही रह जाएगा। तो अब ए इनवर्स का मान क्या निकलेगा? ए की सारणिक का मान 1/2 है, तो -2 आ गया, i/2 0 0 i, और इसका मान कितना आ गया आपके पास? इसको गुणा किया तो आपको मिल गया, नहीं, ये आपका माइनस का आयोटा हो गया है, 0 हो गया, 0 हो गया, ये -2 आयोटा हो गया। ऑप्शन चेक करो, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला नहीं है, बी वाला है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन। कल की जो आपको डीपीपी है वो आपको आपके ऐप के अंदर अपलोड कर दी जाएगी, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और उसके अगले दिन आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।